नमस्कार। मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राजीव। आज की चर्चा नरेशन पर। नरेशन के 9 सेशंस हो चुके हैं, जिसका डिटेल्ड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में नरेशन का प्लेलिस्ट खोलें तो वहां आपको 9 सेशंस मिलेंगे, 9 वीडियोस मिलेंगे जो नरेशन पर आधारित हैं। जो अंतिम सेशन हम लोगों ने किया था वो था दिस और दीज का परिवर्तन इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उन सेशंस को देख रहे होंगे, उससे लाभ ले रहे होंगे और कोई क्वेरीज हो तो आपका स्वागत है। आइए उसी क्रम में आज ये नरेशन पर 10वां सेशन मैं आपको लेके आया हूं और आपके सामने देखिए मैंने हेडिंग लिख रखा है क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात अगर हमें एक डायरेक्ट स्पीच में कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट है और उसमें इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, तो उसका परिवर्तन हम वाक्यों में कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलें चर्चा शुरू की जाए। जब भी आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले हैं तो हमें कुछ खास चीजें करनी है। पहला काम तो ये करना है कि जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो बेसिक वर्ब होगी वो से होगी, उस से को हमें बदलना है ना। तो यहां पर पहला चेंज आपको ये करना है दोस्त कि पहला चेंज ये करना है कि जो वर्ब से है, ये देखिए आप समझ रहे हैं, ये कभी से होगा, कभी सेज होगा, कभी सैड होगा, वो डिपेंड करेगा, है ना। ये जो मैं लेकिन चूंकि बेसिक वर्ब ही तो लिखूंगा तो बेसिक वर्ब तो से ही है। तो ये जो से वर्ब है सबसे पहले आप इसको चेंज करते हैं किसमें, ये से चेंजेस टू वर्ब्स ऑफ इंक्वायरी। पहला परिवर्तन कि आप इस क्रिया को इंक्वायरी करने वाले वर्ब में बदल देते हैं। कहने का मतलब क्या कि ये बदल जाएगा किसमें, आस्क में या इंक्वायर में अथवा वंडर में या want to know। ठीक है, एटसेट्रा कर लीजिए। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार कुछ और भी क्रियाएं आ सकती हैं। बेसिकली हम से को जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे किसी भी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को, तो से आवश्यकता अनुसार, ठीक है, कभी आस्क में, कभी इंक्वायर में, कभी वंडर में और कभी वांट टू नो में बदल जाता है। पहला चीज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा और आवश्यक मुझे लग रही है, मैं सोच रहा हूं कि कर दूं, वो है इस इंक्वायर की स्पेलिंग को लेके। ठीक है, तो इंक्वायर की स्पेलिंग आप कभी कभी कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी भ्रम में रहते हैं कि हम इसको ENQUIRE लिखें कि IN, मतलब इसकी स्पेलिंग को हम ई से शुरू करें कि आई से, है ना। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ई और आई दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई वाला ज्यादा यूजुअल है, कॉमन है, ये आपको अधिक दिखाई देता है। कारण क्या है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में इंक्वायर की सिर्फ एक ही इंग्लिश है, एक ही स्पेलिंग है, एक ही शब्द है, वो है INQUIRE। अमेरिका वाले इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आपको इंक्वायर की स्पेलिंग ये भी मिलती है और ब्रिटिश इंग्लिश में आपको ENQUIR भी मिलेगा और INQUIR भी मिलेगा।
ये जो दोनों स्पेलिंग का चोचला है ना, ये जो लोचा है ना बच्चा, ये ब्रिटिश इंग्लिश की है, अमेरिकन इंग्लिश के नहीं है। हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में भी इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता, अमूमन लोग एक दूसरे के बदले एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम प्यूरिटन होकर सोचें, बहुत फॉर्मल होकर सोचें, तो फॉर्मल इंग्लिश में जो प्यूरिटन्स हैं, हमारे जो परंपरावादी इस भाषा के जो प्रेमी हैं, विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, वो एक छोटा सा अंतर करते हैं। वो अंतर ये है कि इंक्वायर का मतलब होता है ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट। समझिएगा बात, किसी चीज को आधिकारिक रूप से जांच करना, इंक्वायरी बैठती है ना, उसके लिए इसका प्रयोग करना। ठीक है। और जो आई वाला इंक्वायर है, इसका मतलब है ना, आस्क, मैं उल्टा लिख रहा हूं, रुक जाओ पहले। हाँ, मुझे शंका हुई है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको, उल्टा हो रहा है, ऐसे लिखो। ये जो ENQUIR, ई इंक्वायर है, इसका मतलब है आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, उल्टा हो रहा था, गंदी बात है, ठीक कर लेना चाहिए ना। और ये जो ई वाला इंक्वायर का मतलब है ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट। दोनों वर्ब हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है ना, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट, ये ब्रिटिश इंग्लिश का अंतर है। अमेरिका में इन दोनों ही सेंस में INQUIRE इंक्वायर का ही प्रयोग किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में यह भेद किया जाता है, लेकिन यह भेद भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हैं, ये सावधानी बरतना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, सो फार सो गुड। अगर नहीं तो आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चूंकि अमेरिका वाले इसी का प्रयोग दोनों सेंस में करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसका प्रयोग बिना भेद के अब होने लगा है, इसलिए ये वाला जो है ज्यादा कॉमन है, ज्यादा यूजुअल है, आपको ज्यादा दिखाई देता है, बस। इसलिए इंक्वायर की स्पेलिंग को लेके, इंक्वायरी की स्पेलिंग को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अगर आप इंक्वायरी बिठाई जा रही है किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट के लिए इंक्वायरी होती है, तो ये वाला आपको ज्यादा दिखाई देगा। कारण यही है ना। पूछना हो तो कहने का मतलब ये है कि इसकी स्पेलिंग को लेके बिल्कुल टेंशन मत पालिएगा। आप अगर ये भेद करके यूज कर सकते हैं, इतनी सतर्कता आप में है, तो ठीक है, नहीं तो आप आंख मूंद के INQUIRE लिखिए, कहीं कोई लोचा नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहला काम क्या करना है कि जो वर्ब से है उसको हम आवश्यकता अनुसार आस्क में, इंक्वायर में, वंडर में, वांट टू नो में चेंज कर देंगे, पहला काम। ठीक है, आइए उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलिए। इसके बाद जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसे हम अफर्मेटिव में बदल देते हैं। द इंटरोगेटिव वर्ब चेंजेस टू अफर्मेटिव वन। ध्यान से देखिए, अगला है कि द इंटरोगेटिव वर्ब changes to अफर्मेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव वर्ब को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट में है कि वाई डू
यू डू इट। मान लीजिए ये जो है, ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए डायरेक्ट में ये आया है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रखा हूं, तो मैं अभी क्रिया का टेंस नहीं बदलूंगा। आपको मैं फोकस आपका मैं रखना चाहता हूं किस पर, कैसे सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलती है। तो इंट्रोगेटिव का वर्ब का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी, है ना। अफर्मेटिव का मतलब है कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो ऑक्सिलरी होगी वो डू डज डिड भी हो सकती है। इसके अलावा कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे डू डज डिड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे डू डज डिड है और उसके साथ नॉट नहीं आया है तो फिर वो गायब हो जाता है। और अगर उसके साथ नॉट है तो फिर डू को, डज को डिड में बदलकर डिड नॉट, और डिड आया है तो हैड में बदलकर हैड नॉट के रूप में रखा जाता है। लेकिन अगर यहां पर नॉट नहीं है तो डू गायब हो जाएगा। और बाकी ऑक्सिलरी आएंगी अगर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, तो वो डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट से पहले होंगी, इनडायरेक्ट में उसको हम सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। देखिए, अब मैं इसको अफर्मेटिव बदल रहा हूं, तो वाई डू यू डू इट, क्या क्या हो जाएगा, वाई यू डू इट। और चूंकि आपने इसको इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदल दिया ना, तो अफर्मेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है ना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग। बस अगर क्वेश्चन में होगा कि व्हाई हैज ही कम, तो आप जब चिन्ह कहें तो क्या हो जाएगा, व्हाई ही हैज कम, इसके बाद फुल स्टॉप। अच्छा, अभी मैं इसको हैड वैड नहीं चेंज कर रहा हूं, समझिएगा बात कोई नहीं कि सर जब हम अभी नरेशन इसको बनाएंगे, जब इसको डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार हैज को हैड, डू को डिड करेंगे, वो बात की बात है। अभी आप फोकस करिए कैसे वर्ब अफर्मेटिव में बदल दी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज सब्जेक्ट से पहले आया था ना, हमने जब इसको अफर्मेटिव में बदला तो हैज कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के बाद। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, क्या कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम तो यही जानते हैं कि वाई के बाद, हु के बाद, व्हेन के बाद, वेयर के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है तब मेन वर्ब आती है, जैसे यहाँ आई है, और आप यहाँ पर ऑक्सिलरी गायब कर दे रहे हैं, तो ये करेक्ट कैसे होगा। सवाल वाजिब है, उत्तर भी सुन लीजिए भाई। जैसे ही आप इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं तो वास्तव में यहाँ ये जो वाई है ना, ये कंजंक्शन बन जाता है। प्रश्न तो पूछता है, यहाँ वाला वाई एडवर्ब है, यहाँ वाला वाई एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये बन गया कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या शर्त है कि वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही आप हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, इसके ठीक बाद पहले सब्जेक्ट आता है तब वर्ब आती है, क्योंकि ये क्लॉज बन गया। और क्लॉज का मतलब क्या बच्चा, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट तब वर्ब। ठीक, तो फिर एक और बात निकल के सामने आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब किसी भी डायरेक्ट स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो एक क्लॉज में बदल जाता है, और वहां जो WH वर्ड आते हैं ना, वही WH वर्ड कंजंक्शन का कार्य करते हैं, वही क्लॉज बनाते हैं। हम उन्हें ड्रॉप नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जो WH वर्ड आएगा उसको ड्रॉप नहीं करना है, वो वहां पे रहेगा, अब वो कंजंक्शन का कार्य करेगा और वो एक क्लॉज बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। और ध्यान क्या रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब किसी भी सेंटेंस को बदलते हैं और वहां कंजंक्शन लेकर आते हैं, दैट, इफ, वेदर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कुछ भी, वो पूरा का पूरा हिस्सा बच्चा लोग
सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। जिसे आप कहते हो कि ही आस्क्ड इफ, या ही सेड दैट, तो जो ही सेड दैट है या जो ही आस्क्ड है वो बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ, दैट या हु के बाद का जो हिस्सा है वो बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये पूरा का पूरा हिस्सा उस आस्क का, उस सेड का, उस टोल्ड का ऑब्जेक्ट बन जाता है, अर्थात नाउन क्लॉज हो जाता है। बात आप तक पहुंच गई? तो हम किसी भी सेंटेंस को जब इंडायरेक्ट में बदलेंगे जो इंटरोगेटिव हो बच्चा, तो आपको तीन चीजें करनी है। इनिशियली तीन चीजें करनी है। पहला कि जो बेसिक वर्ब से होगी उसको हम आवश्यकता अनुसार आस्क में, वंडर में, इंक्वायर में, वांट टू नो में चेंज कर देंगे। गॉट इट? दूसरा, यहां अगर ये एक ओपन क्वेश्चन है, डबल इंट्रोगेटिव है, अर्थात वहां पे WH वर्ड्स आए हुए हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो उन्हें ही हम कंजंक्शन के रूप में रखते हैं। और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब जो पहले आई है, उसको हम बाद में लेके जाते हैं, सब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, और फिर जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। बस इतना ही करना है। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक मैं पहले भी चर्चा किया था कि अगर वो ऑक्सिलरी डू, डज, डिड है तो वो सेंटेंस में आएंगे कि नहीं आएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां नॉट का प्रयोग हुआ है कि नहीं। अगर नॉट आया है तो डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, जैसा कि नियम है, आप पहले पढ़ चुके हैं, टेंस के नियम, पर्सन के नियम। डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, और अगर नॉट नहीं है तो डू, डज, डिड गायब हो जाते हैं, और जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट में चली जाती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए इन्हीं चीजों को हम एग्जाम्पल में लेके देखते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। देखिएगा, आइए चलते हैं आगे। अब जैसे कहा जाए कि वेयर डज शी लिव, ठीक है, he said, where does she live, he said। अब इसको चेंज करना है तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो बेसिक वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे। पहले आप क्या लिख देंगे? he asked, ठीक है। इसके बाद ये अब यहाँ कंजंक्शन ग्रुप में आ जाएगा, वेयर, अब देखो यहाँ पे डज आया है और नॉट नहीं आया है ना, तो डज गायब होगा। इसके बाद सब्जेक्ट को लेके आइए, शी, और अब इसको आप ले जाएंगे पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, तो ये हो जाएगा लिव्ड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क गायब हो गया, बन गया नरेशन। समझ ना? कुछ भी जैसे आ जाए हु लिव्स नेक्स्ट डोर, है ना, who lives next door, he said। तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्या? he asked, अथवा आप चाहें तो कर सकते हैं inquired, या तो आप कह सकते हैं wanted to know, जो मन करे आप चेंज कर सकते हैं। to know, who, और देखिए लिव है तो पास्ट में लिव्ड हो जाएगा, who lived नेक्स्ट, हो गया, ठीक है। आप जब भी इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, क्या ध्यान देना है? पहली बात कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे आवश्यकता अनुसार। उसके बाद ये जो WH वर्ड्स होंगे उन्हीं को जो को त्यों रख देंगे, उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। उसके बाद
सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर वर्ब को लेके आएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, बशर्ते कि वो डू डज डिड अकेले ना हो, है ना। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में जाके बिल्कुल बैठ जाए। अब देखिएगा जरा, अब यहां पे ख्याल क्या रखना है कि सपोज करिए कि यहां पे डू डज के साथ नॉट आ जाए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना, ये देखिए आ जाए कि he said, how बल्कि ये काम करते हैं, सेंटेंस चेंज करते हैं ना, कि why did you not help her। अब देखिएगा जरा, अब यहां पर देखिए डिड आया और डिड के साथ नॉट भी आ गया। अब आप जब इसको चेंज करेंगे देखिए क्या होगा कि ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड, जो भी लिखना हो, व्हाई। अब देखो ये डिड है ना, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, नॉट है तो ये बदल जाएगा हैड में कि व्हाई ही, बल्कि हर कर दीजिए, शी कर दीजिए इसको, या तो आई कर दीजिए, जो भी करना हो ना। व्हाई शी हैड नॉट, अच्छा वहां पे हर है ना, देखो तब कंफ्यूजिंग हो जाएगा ढेर सारा। काम करो इसको आई कर दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको फर्स्ट या थर्ड में बदल सकते हैं, आपको पता है, तो कर दीजिए कि ही आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट हेल्प्ड। अब ये देखिए बन गया नरेशन। जो भी समझाया मैंने कि आपको अफर्मेटिव में बदलना है, ये करना है, वो करना है, सब आपके साथ। अगर देखिए अब डू नॉट के साथ आया तो हैड में बदल गया, नहीं आएगा तो गायब हो जाएगा। कोई और ऑक्सिलरी आ जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे मोहन सेड हाउ कैन यू, हाउ कैन यू डू इट, तुम इसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम्हारा काम तो है नहीं। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन वंडर्ड, ठीक है। अब आपको जो लगाना हो वो लगा सकते हैं, WONDERED, वंडर्ड। हाउ, अब देखिए यू को आप फर्स्ट या थर्ड में बदलना, फर्स्ट में बदल लो, हाउ आई, चाहे तो शी भी लिख सकते हैं, शी। अब बाद में आएगा, वर्ब बाद में आ जाएगी तो कैन का कुड हो जाएगा, कुड डू इट, फुल स्टॉप। आसान सी बात है, ठीक है। तो यही तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है हम जब इन इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब यहां पर कुछ बारीकियां हमें ध्यान रखनी है। ये तो सिंपल सा नियम था कि हम WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को से की जगह आस्क, इंक्वायर, वंडर आदि में बदल लेते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है दोस्त, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं आपको। यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है कि जब आप ऐसा करते हैं तो एक सावधानी बरतनी है कि जो आस्क वर्ब है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखें या ना रखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्क के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन जो इंक्वायर है, वांट टू नो है, वंडर है, इनके बाद कभी भी किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुना आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता।
आप he wanted to know me, he wondered me, या he inquired me, I inquired him, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इंक्वायर के बाद, वॉन्डर के बाद, वांट टू नो के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। आस्क के बाद आपकी मर्जी, आवश्यकता हो तो रखो, न हो तो मत रखो। यही कारण है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं अपनी ओर से, या वहां पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क का ही प्रयोग करेंगे, आस्क का ही प्रयोग करेंगे। वहां वंडर का, इंक्वायर का, वांट टू नो का प्रयोग नहीं हो सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं अगर आप ये कहते हैं कि ही आस्क्ड व्हाई आई वाज सैड, तो भी ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं आया। या आप ये भी कह सकते हैं ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सैड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप यहां चाहे ऑब्जेक्ट को रखें या ना रखें, आस्क दोनों के साथ कंफर्टेबल है। फिर निष्कर्ष क्या निकला कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो आस्क ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ही इंक्वायर्ड मी व्हाई आई वाज सैड, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। आप ये नहीं कह सकते कि ही wanted to know me why I was, ना, गलत है, आप इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इनको लेके आएंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि ही, देखिए सही रूप क्या होगा, ही वंडर्ड या इंक्वायर्ड अथवा wanted to know why I was sad। अब ये करेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार किस बिंदु पे फोकस कर रहा हूं दोस्त, कि इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट और यू वांट टू यूज एन ऑब्जेक्ट, the reporting verb with an interrogative sentence which it would always be ask, asked, will ask, ठीक है, not wondered, inquire और want to know। आपके सामने पूरी तस्वीर है, आप उसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते और ऐसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। लेकिन जब ये बात मैं कह रहा हूं तो कुछ दीदी भैया लोगों के मस्तिष्क में, उस मुन्ना मुनिया लोगों के मस्तिष्क में ये बात चल रही होगी, सर हमें तो बताया गया है, हमने देखा भी है कि इंक्वायर ऑफ मी, इंक्वायर ऑफ राम, इंक्वायर ऑफ श्याम, ऐसा तो हमने पढ़ा है, आप कह रहे हैं कि नहीं होता है। तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि आप इंक्वायर मी नहीं कह सकते, इंक्वायर राम नहीं कह सकते, इंक्वायर देम नहीं कह सकते। अभी जो इंक्वायर ऑफ आपने सुना है ना, ये एक फॉर्मल इंग्लिश है, थोड़ा ओल्डर यूज है, जो स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। यस, वी कैन से इंक्वायर ऑफ हिम, इंक्वायर ऑफ अस, इंक्वायर ऑफ देम, इंक्वायर ऑफ राम, बट स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश, पहली चीज कि ये ब्रिटिश इंग्लिश का लोचा है, अमेरिकन का नहीं,
एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि इट्स अ फॉर्मल यूज, वेरी फॉर्मल यूज। जो लोग कभी कभी किसी चीज टू आस्क अबाउट समथिंग और अबाउट समवन, पीपल यूज इंक्वायर ऑफ इन फॉर्मल इंग्लिश, इन फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, तो मिल सकता है, मिल सकता है तो जान लीजिए, लेकिन उससे क्या इस बात पे कोई फर्क पड़ा? मैं यहां पे कह रहा हूं कि आप सीधे इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर, देम नहीं रख सकते। वो तो बात तो ज्यों की त्यों बनी है। आपने जब वहां पे ऑफ लगा दिया तो वहां पे जो मी आया उस ऑफ का ऑब्जेक्ट हुआ ना, उस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हुआ। इंक्वायर ऑफ मी में मी किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ प्रेपोजिशन का है, इंक्वायर का नहीं है। तो बात जो मैंने आपको बताई वो ज्यों की त्यों बनी हुई है बस। लेकिन ये जरूर चर्चा कर दिया जाए कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, आपको ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं, तो चेंज कर दीजिएगा कि विल यू बी स्टेइंग हियर टुनाइट। ठीक है, विल यू बी स्टेइंग हियर टुनाइट, है ना? देखिए, शी इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपको मिल सकता है, ये प्रयोग होता है। ये जो यूज हुआ है ना, ये क्या है? ये फॉर्मल यूज है, फॉर्मल यूज है, ऐसा मिल सकता है, कोई समस्या नहीं। तो जैसा है वैसा ही आप करके दिखा दीजिएगा। अब क्या करेंगे? आप लिख देंगे शी इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। ठीक, इफ, अब यहां पे इफ क्यों? क्योंकि जब WH वर्ड नहीं होगा, अभी आगे चर्चा हम इसकी करेंगे, जब WH वर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन ऑक्सिलरी से शुरू होगा, तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अभी इस पे हम लोग आ रहे हैं, क्रम से चलेंगे, देखिएगा जरा। इफ ही वुड बी स्टेइंग देयर, ठीक है। अब यहां जो टू नाइट है, कर दो इसको दैट नाइट। टुडे का दैट डे होता है ना, टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं देयर, आप अगर दैट नाइट में ना बदलना तो आप ये भी कह सकते हैं फॉर द नाइट, एकदम बिना किसी डर भय के। ठीक है, या तो दैट नाइट कर दो टू नाइट का, या तो फॉर द नाइट, क्या उस रात के लिए वो वहां रुकने वाला था या रुकेगा। अब देखो, तो ये भी मिल सकता है। तो अगर ये मिलेगा तो वहां पहले से दिया रहेगा। आप अगर ऑब्जेक्ट है तो ये प्रयोग करने के बजाय कि हम ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो हम इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत क्या है, वैसे भी ये फॉर्मल है ना। तो आप अगर ऑब्जेक्ट है तो आस्क का प्रयोग ही कर लीजिए, और नहीं अगर आप एकदम नाड़े हैं कि हम आस्क की जगह इंक्वायर का करना चाहते हैं सर, तो ऑफ लगा लीजिएगा, बिना ऑफ लगाए मत लिखिए। ठीक है ना? एक बात और समझिए, छोटे छोटे टुकड़े हैं, सबको ध्यान से देखते चलिए। देखिए जरा, मैंने कहा कि डायरेक्ट में से होगा, इनडायरेक्ट में आप आस्क का प्रयोग, वांट टू नो का प्रयोग, वंडर का प्रयोग, इंक्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आपको पता है, आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी आस्क का, वंडर का, इंक्वायर का, वांट टू नो का प्रयोग कर सकते हैं। बस एक शर्त है, जब आप इनका प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये हमेशा स्टेटमेंट के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे।
आप कहेंगे कि वाई ना हैज ही नॉट कम येट ना, शी आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड अथवा वांटेड टू नो। आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में भी सीधे आप आस्क का प्रयोग, इंक्वायर का प्रयोग, वंडर का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, तब ये कभी यहां नहीं आएगा, ये पहले नहीं आएगा, ये हमेशा बाद में ही रहेगा, बाद में ही रहेगा, इसको पहले मत लिखिए। हाँ, जब चेंज करेंगे तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। क्या, शी आस्क्ड या इंक्वायर्ड अथवा wanted to know why he had not come, ठीक है, yet। अच्छा, yet माने अभी भी, हम इस yet को then में बदल दें तो बेहतर है। अभी भी मतलब तब भी, ये जो yet है ना, yet को आप क्या करिएगा, then में बदल दीजिएगा, ठीक है, come then, या till then भी कर सकते हैं आप, ज्यादा बेहतर होगा, then नहीं। आप ये कहिए कि why he had not come till then, yes। अब देखो ये सब चीजें सेंटेंसेस पढ़ोगे तभी आएगा, ऐसे तो आप बस दिस का दैट, हियर का दियर, टुमारो का नेक्स्ट डे आप सीख लेते हो। और कभी कभी बीच में जैसे 10 आ जाए तो 10 को सो में बदल देते हैं, येट आ जाए तो येट को टिल देन में बदल देते हैं। अब ये सब चीजें रूल्स पढ़ते समय नहीं, जब आप सेंटेंसेस करना शुरू करोगे तो समझ, जैसे टुनाइट आ गया तो आपने टुनाइट पर ध्यान नहीं था, क्या कहोगे, या तो दैट नाइट या फॉर द नाइट। अभी लिस्ट में नहीं मिलेगी किताबों में, ये प्रैक्टिस से आएगा, समझ रहे हो ना, देखना। तो इस तरह से आप इनको भी सीधे इनडायरेक्ट स्पीच पे यूज कर सकते हैं, किया जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि ये हमेशा बाद में आएंगे, पहले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर, बोलो भैया। अब देखना जरा, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अब तक हमने जितने सेंटेंसेस किए उसमें हमने WH वर्ड का प्रयोग किया, और उस WH वर्ड को ही हमने कहा कि ही कंजंक्शन है, इसी को उठा के रख दीजिए। अर्थात हम लोग अभी तक ओपन क्वेश्चन या डबल इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास सिंगल इंट्रोगेटिव हो, अर्थात क्लोज्ड क्वेश्चन हो, मतलब हाँ ना वाले उत्तर वाले प्रश्न, उनको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इफ द ऐसे करिए, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, अगर वहां पे क्वेश्चन वर्ड ना हो ना, अर्थात सेंटेंस सीधे किसी ऑक्सिलरी से शुरू हुआ हो, इफ अथवा वेदर, इफ अथवा वेदर मस्ट बी यूज्ड, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, इफ या वेदर का। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब या तो इफ आएगा या तो WHETHER वेदर, इसको वेदर नहीं पढ़ते, इट्स
वेदर, और चूंकि ये वेदर है इसलिए एक त्रुटि यहां पे अक्सर हो जाती है, ध्यान रखिएगा। WEATHER ये भी वेदर है, वेदर वेदर। अक्सर लोग कंफ्यूज होकर के इन दोनों में खिचड़ी पका लेते हैं। ये जो वेदर है ये कंजंक्शन है, ये कई बार एरर बन चुका है, और ये जो वेदर है ये नाउन है ना, का मतलब मौसम। टुडेज वेदर रिपोर्ट इज नॉट वेरी गुड, ये वाला आएगा। और ये वेदर का मतलब कि इफ का सहोदर भाई है ना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार इसकी जगह इसको लिख करके एरर का सवाल बना दिया और आप गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको संभाल लीजिएगा, वेदर वेदर को। तो जब क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा साहब तो वहां पर हम सेंटेंस को बदलने के लिए कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करें, ठीक है। देखिएगा जरा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखें, अब ये जो है ना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इफ या वेदर में से either can be used, ठीक है, दो if is more usual, इसका ध्यान रखना है। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ ज्यादा कॉमन है, आप ज्यादातर समय 10 में से 8 बार लोग इफ का ही प्रयोग करते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है, टू एक्सप्रेस अ चॉइस। हम जब किसी चॉइस को बताना हो, पसंद बतानी हो, तो एक्सप्रेस अ चॉइस, चॉइस वेदर इज प्रीफर्ड, बस यही ध्यान रखना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां इफ का प्रयोग नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि सामान्यतः इफ का ही प्रयोग होता है। आप चाहें तो वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहां पर च्वाइस हो, पसंद नापसंद की बात हो, दो में से एक को चुनने की बात हो, वहां पर वेदर को प्रीफर किया जाता है, वेदर का प्रयोग लोग करते हैं, करना चाहिए, किया जाता है, ठीक है। देखना जरा, आपको अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, जैसे आ जाए कि डू यू नो हर, शी सेड, ठीक है। तो आप कहेंगे शी आस्क्ड इफ आई न्यू, यहाँ पे सी सेड है, इस हर को हिम कर दीजिए, थोड़ा सा सावधानी रहेगी क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ हिम कर दो, डू यू नो हिम, सी सेड। वो पूछ रहे थे तो यहाँ भी शी है, यहाँ भी हर हर, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने बदल दिया। डू यू नो हिम, शी सेड, तो शी आस्क्ड इफ आई न्यू हिम, हो गया, फुल स्टॉप। अब देखो जरा, अब मैंने यहाँ इफ का प्रयोग किया है, चूंकि मैंने अभी कहा कि इफ ज्यादा लोकप्रिय है, तो एक काम करता हूं, मैं दोनों लिख देता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, हाँ, आप आपकी मर्जी, आप जो लिख सकते हैं, किस, देखिए, शी आस्क्ड इफ अथवा वेदर आई न्यू हिम, चेंज हो गया भाई, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, प्रश्नवाचक असर्टिव बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया, और यहाँ पे कोई WH वर्ड नहीं आया था, क्वेश्चन ऑक्सिलरी से शुरू हुआ था, इसलिए आपने इफ या वेदर का प्रयोग, ठीक है। हाँ,
अगर यहाँ पे चॉइस हो तो फिर वेदर को लोग प्रीफर करते हैं। जैसे विल यू गो बाय सी और बाय एयर? ही सेड। देखिएगा जरा, अब यहां पर देखिए आ गया कि आप हवाई जहाज से जाएंगे कि पानी के जहाज से। अब चॉइस आ गई ना। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि ही, ठीक है, इंक्वायर्ड या आस्क्ड, जो भी मन करे ना, वेदर। अब यहां पर वेदर बेटर है ना, वेदर। आप इफ भी लिख लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि चॉइस की बात है, वेदर बेटर है। इंक्वायर्ड वेदर आई वुड गो बाय सी और बाय एयर। फुल स्टॉप, हो गया। ठीक है, बड़ी सावधानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ इफ का प्रयोग भी कर लेंगे, कोई आफत नहीं है, ठीक है, कोई आफत नहीं है, लेकिन यहाँ वेदर प्रेफरेबल है क्योंकि चॉइस। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वेदर नॉट भी मिल सकता है, वेदर प्लस नॉट। हाँ, वेदर प्लस नॉट नहीं, वेदर और नॉट। ये देखिए भाई, जनरली सेंटेंस के अंत में और नॉट आता आप जानते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां पर और नॉट पहले आ जाए। किसके साथ? वेदर के साथ। जब वेदर है तो आप और नॉट को पहले भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये एक्सप्रेशन दिख सकता है, क्या? वेदर और नॉट। कैसे? सेंटेंस लीजिए, जैसे कहा जाए कि डू यू want to ensure your luggage or not? ये देखिए आ गया, the travel agent asked। अब इस सेंटेंस को आप जब चेंज करेंगे तो चॉइस है, जाहिर सी बात आप वेदर का प्रयोग करेंगे, तो आप वेदर का प्रयोग करेंगे। ये जो और नॉट है, ये जहां है वहां तो इसको आप छोड़ ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? कि द ट्रेवल एजेंट asked whether or not I wanted to insure my luggage। ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। देखिए और नॉट वहां से कहां आ गया, एक साथ आ गया, ऐसे आप। अच्छा, आप जरूरी नहीं कि लेकर के ही आए, आप अगर ये कहते हैं कि द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू इंश्योर माय लगेज और नॉट, देखो सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये ना, है ना। तो वो भी ठीक है, आप और नॉट को जहां है वही छोड़ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही करना है। मैं ये बताना चाहता हूं
I'm just trying to let you know, inform you that in such sentences, or not is joined or is placed just after whether. हम इसको उठा करके वेदर और नॉट में बदल के लिख देते, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा कि चॉइस में हम वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां इफ का प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, जब इस सेंटेंस को आप इफ से बदलेंगे तो और नॉट जहां है वहीं रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा द ट्रेवल एजेंट इंक्वायर्ड। मैं वर्ब भी बदल दे रहा हूं, उसमें आस्ट आ गया तो इंक्वायर्ड कर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्वायर्ड इफ आई वांटेड टू इंश्योर माय लगेज और नॉट। बस यही ध्यान रखना है कि वेदर और नॉट तो हो सकता है साहब, इफ और नॉट नहीं हो सकता। आप इस इफ को यहां लाकर इस और नॉट को आप यहां इफ के साथ नहीं रख सकते, इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अच्छा आइए एक दो छोटी छोटी बातें और हैं, उनको भी देख लिया जाए। ये देखिए, इस वेदर के बाद हम सीधे इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। वेदर प्लस इन्फिनेटिव इज पॉसिबल, ऐसे वाक्य भी लिखे जा सकते हैं। वेदर प्लस इन्फिनेटिव इज पॉसिबल, लेकिन शर्त है कब? आफ्टर वंडर वांट टू नो। सुना आपने? ये ध्यान देना है कि वेदर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन कब कब करेंगे? जब आपने रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में वंडर या वांट टू नो का प्रयोग किया है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जांपल लीजिए, शैल ना अथवा शुड, जो भी आपका मन करे, शैल अथवा शुड आई वेट फॉर देम और गो ऑन। ही वंडर्ड। अब ये सेंटेंस एग्जाम में दे दिया कि इसको चेंज करो, ठीक है, तो आप इसका जो सीधा अनुवाद करेंगे, जो सीधा साधा करेंगे, जो आप नेचुरली लोग जो करते हैं ना, आम जिंदगी और मेंटॉस जिंदगी दोनों को देखिएगा, तो एक सीधा साधा आदमी उसको क्या करेगा कि ही वंडर्ड वेदर, देखिए चॉइस है तो मैं वेदर का प्रयोग कर रहा हूं, वेदर ही शुड वेट फॉर देम और गो ऑन। ये सामान्य जिंदगी है। अब देखिए मैं इसको मेंटॉस जिंदगी में बदल रहा हूं। आप यहां पर ये जो ही शुड आया है ना, वेदर ही शुड, इसको सीधे आप इन्फिनिटी में बदल के लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से कि ही वंडर्ड, या हो सकता है यहां पहले क्या लिखा हो, वांटेड टू नो, जो भी आप मन करे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नो वेदर टू वेट फॉर देम
और गो ऑन, हो गया। सीधे ही शुड वेट की जगह आप वेदर टू वेट, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव में बदल गया ना। आप आसानी से इसको बदल के लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, जहां चॉइस होगा वहां वेदर लेके आइए, जहां चॉइस नहीं है आप वहां इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जब चॉइस ना हो तो इफ प्रिवेल करता है, इफ का राज चलता है, आप भी जान रहे हैं, है ना। एक छोटी सी बात और देख लीजिए, आपको पता है कि आपने कहा कि जनरली हम इफ का प्रयोग करते हैं, जब चॉइस की बात होती है तो हम वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक और बात जाननी है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में और उसके साथ कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाए, तो आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस किससे शुरू होगा, इफ से, पहले से वहां इफ मौजूद होगा। अब जब ऐसे सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, दो बार इफ आ जाएगा, ही आस्क्ड इफ, तो थोड़ा सा सेंटेंस भद्दा होगा, सुनने में अटपटा होगा। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में इफ के बजाय वेदर का प्रयोग बेहतर माना जाता है। कहां पर, जहां पर इंट्रोगेटिव के साथ कंडीशनल सेंटेंस मौजूद हो, ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए वेदर का प्रयोग बेहतर माना जाता है, प्रीफर किया जाता है, आपको भी करना चाहिए। आप सेंटेंस देखिए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे आ जाए कि इफ you get the job, will you move to Chennai? ठीक है, she asked। अब इस सेंटेंस में देखिए, जब आप इसको चेंज करने जाएंगे और यहां पहले से इफ है और फिर एक इफ लगा दे तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड इफ आई, इफ आई से हिप हिप हुर्रे टाइप का चीज हो जाएगा, है ना। ऐसे सेंटेंस हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए या कहीं आपको मिल जाए, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे, शी आस्क्ड। आप चाहें तो यहां मी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं ब्रैकेट में रख दे रहा हूं ना। वेदर इफ आई गॉट द जॉब, ठीक है, आई वुड मूव टू चेन्नई। ऐसे बनेगा। अच्छा, ये सेंटेंस आपको पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना, क्या करिएगा, यही व्यवस्था है, ऐसे ही ये बनेगा। देखिए ये जो वेदर आया है ना, ये इस कंडीशनल सेंटेंस के लिए नहीं, इस इंट्रोगेटिव वाले के लिए आया है। इस देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ठीक। She asked whether if I got the job I would move to Chennai, अर्थात whether I would move to Chennai if I got the job। अब उस कॉल को इधर लेके आएंगे तो मीनिंग पटांग हो जाएगा ना, इसलिए उसको वहां रखा गया है। और अगर अभी भी इन सेंटेंसेस को लेके मन में डाउट है, धैर्य रखिए, अभी तो गाड़ी चल रही है, कई स्टेशनों पे पहुंचेगी। अभी एक सेगमेंट मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं, अलग से नरेशन में, क्या, जैसे मैंने अभी आपको आज पढ़ाया कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, वैसे ही एक दिन एक सेशन में करूंगा कंडीशनल सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे सामने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हो तो उन्हें हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इस पे चर्चा होगी, तब ये चित्र और स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ये 100% शुद्ध है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के परिवर्तन की एक चर्चा है। अभी ये चर्चा पूरी नहीं हुई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर के
अभी कुछ बातें और हैं, लेकिन सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं भी थक रहा हूँ इस गर्मी में। तो हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। अगले सेशन में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के परिवर्तन से संबंधित कुछ और सूचनाएं आपको दूंगा, तभी कंप्लीट होगा। सेशन को अच्छे से देखिएगा और जरूर बताइएगा कि मैं आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा हूं कि नहीं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।